कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में ऑयल टैंकर उलट गया जिसके बायस आग भड़क उठी है। आग से झुलसकर 2 अफराद भी जख्मी हुए। तफसीलात के मुताबिक आग की इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां रवाना कर दी गईं, जबकि आग से एक गाड़ी जलकर खाकस्तर भी हो चुकी। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजिर आप देख सकते हैं। कराची का ये इलाका है शाह लतीफ टाउन, जहाँ पर ऑयल टैंकर उलट गया। ऑयल टैंकर को हादसा पेश आया जिसकी वजह से आग भड़क उठी। आग से झुलसकर 2 अफराद भी जख्मी हुए। तफसीलात के मुताबिक आग की इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां रवाना कर दी गई हैं, जबकि आग से एक गाड़ी जलकर खाकस्तर भी हो चुकी। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मनाजिर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। कराची का ये इलाका शाह लतीफ टाउन है, जहां पर ऑयल टैंकर को हादसा पेश आया जिसकी वजह से ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। आग से झुलसकर 2 अफराद जख्मी हुए, जिनको इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया अस्पताल। मज़ीद तफसीलात दानियाल सैयद से। दानियाल, अपडेट कीजिएगा, जख्मियों की क्या हालात हैं? जी देखिए, बिल्कुल कराची के इलाका शाह लतीफ टाउन है, जहां पर अब से कुछ देर कबल ऑयल टैंकर में आग लगने की इत्तला मौसूल हुई थी। इब्तदाई मालूमात की बिना पर ये बात सामने आई थी कि ऑयल टैंकर को ट्रैफिक हादसा हुआ जिसके नतीजे में ऑयल टैंकर में आग लग गई, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे किए, जिसके बाद ये बात सामने आई कि ये मकान था जहाँ पर ऑयल टैंकर खड़े होते थे और उस ऑयल टैंकर में क्या वेल्डिंग की जा रही थी। चिंगारी शोला आग का निकला जिसकी वजह से ऑयल टैंकर को उसने लपेट में लिया। देखते ही देखते ऑयल टैंकर ने मुकम्मल तौर पर आग ने ऑयल टैंकर को लपेट में ले लिया और करीब में खड़ा जो एक और टैंकर था उसको भी लपेट में लिया गया। 2 टैंकर थे ऑयल टैंकर, एक में ऑयल मौजूद था, दूसरा खाली था। दोनों जलकर खाकस्तर हो गए। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां हैं जो मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया। SSP मलिक इरफान बाजू की आग पर जो काबू मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। 2 अफराद मामूली तौर पर जख्मी हुए थे, जिन्हें जन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर बताई जाती है जी। और आग लगने की वजूहात के बारे में पुलिस बस्ती तहकीकात कर रही है। आग पर काबू पा लिया गया है। दानियाल सैयद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लाड़काना के बाद कराची पर भी एड्स हमलावर हो चुका है। शहर में सबसे ज़्यादा HIV के मरीजों का इंकशाफ हो चुका। महकमा सेहत हुकाम के मुताबिक ज़िला वस्ती में HIV के सबसे तस्दीक हुई। स्क्रीनिंग में 100 से ज़ायद कैदी HIV मुतासरा निकले, जबकि महकमा सेहत सिंध के डायरेक्टर कम्युनिकल डिजीज़ डॉक्टर अरशाद काज़मी का कहना है कि सेंट्रल जेल कराची और मलीर के कैदियों में एड्स के मरीजों की तस्दीक हुई है। तहम मुतासरा मरीजों का डाटा शेयर नहीं किया गया, मगर IG जेल खाना जात को खत लिख दिया है। उनका मजीद क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। 1000 प्लस हैं कराची में। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस हैं। देखिए, जेल्स की स्क्रीनिंग हमने की थी, उसमें जो पॉजिटिव HIV केसेस आए उनकी ट्रीटमेंट हमने शुरू की। होता ये है कि जो इंडिविजुअल्स या जेल इनमेट्स ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं HIV की, वो जब आज़ाद होते हैं तो उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स हमारे पास नहीं होते ताकि हम उनकी ट्रीटमेंट जारी रख सकें। वो जेल इंतज़ामिया हमारे साथ शेयर नहीं करती थी, जिसके लिए मैंने ख़त लिखा है जेल खाना जात के महकमे को कि रिलीज़ होने वाले कैदियों का डेटा के कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो हैं वो हमारे साथ शेयर किए जा सकें ताकि उनकी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो। अगर ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होगी तो ये ज़्यादा ख़तरनाक है। डॉक्टर कैसर मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। HIV एक जानलेवा मर्ज है, कराची में फैलता जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम किए जाने चाहिए? कि लोग जो हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ ये समझते हैं कि जिंदगी में बेरारवी की वजह से ये एड्स हो जाता है, लेकिन इनफैक्ट एड्स जो है हमें देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ क्या क्या सोर्सेज हैं जिसकी वजह से एड्स फैल रहा है। बहुत आसानी से एड्स फैल रहा है और हम इसको यही समझ रहे हैं कि हमारे माशरे में बुराई तो डेफिनेटली है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो दांत के लोग होते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ क्वेक्स बहुत हैं, अतायत बहुत है। तो क्या दांत के जो सामान है वो ऑटोक्लेव होता है कि नहीं होता है? फिर हमारे यहाँ जो सोनार हैं जो बच्चियों के कान छेदते हैं, नाक छेदते हैं, फिर कुछ लोग घरों में महल्ले में जाते हैं, आके ये सब काम करते हैं, तो क्या उससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये एड्स और हेपेटाइटिस जो है ये फैल सकता है।
ایک سے دوسرے میں. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایک تو کویکری کا خاتمہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ یہ جو ان سائنٹیفک طریقہ ہے یہ تمام ناک چھیدنے کا اور کان چھیدنے کا, اس پہ قابو کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ لوگوں کو اویئر کرنا پڑے گا کہ ایڈس کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس پہ آپ شرمندہ ہوں اور بتائیں نہیں. آپ اگر بتائیں گے تو شاید اس کا علاج فوری طور پہ ہو سکے گا, لیکن اگر آپ نہیں بتائیں گے تو یہ آگے چل کے بہت زیادہ پرابلم ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی سطح پہ اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے کے اندر ایڈس کا ہونا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں ویسے ہی بہت ساری بیماریاں ہیں اور یہ اننیسیسریلی میں کہتا ہوں کہ یہ پریونٹیبل ڈیزیزز ہے. اور میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ بجٹ کے اندر آپ بیماری کو روکنے کی چیزیں کریں. بیماری ہو جاتی ہے, ہم اس کے لیے زیادہ پیسے رکھتے ہیں اور زیادہ جستجو کرتے ہیں. ہمیں ایسی جستجو کرنی چاہیے جس میں کہ بیماری نہ ہو, یعنی کہ ایڈس سے بچاؤ کے جتنے بھی طریقے ہیں اس کو کرنا چاہیے, نہ کہ یہ کہ ہم ایڈس کے خالی ٹیسٹ کرتے رہیں, خالی یہ حکومت کو چاہیے کہ سولڈ سٹیپس لینے چاہیے تاکہ اس مرض پر قابو پایا جا سکے. سیکریٹری جنرل پی ایم اے ڈاکٹر کیسر سجاد ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ. آپ کو بتائیں کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی جعلی ادویات بنانے والی فیکٹری پر چھاپہ مار کر بڑی مقدار میں جعلی ادویات برآمد کر لی گئی ہیں. مختلف کیمیکلز بھی تحویل میں لے لیے گئے. اپڈیٹ کریں آپ کو اہم خبر کے حوالے سے. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے جعلی ادویات بنانے والی فیکٹری پر چھاپہ مارا گیا ہے, جس کے بعد بڑی مقدار میں جعلی ادویات برآمد کر لی گئی ہیں. مختلف کیمیکلز بھی تحویل میں لے لیے گئے ہیں. اپڈیٹ کریں آپ کو اہم خبر کے حوالے سے. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی جعلی ادویات بنانے والی فیکٹری پر چھاپہ مارا گیا ہے. چھاپے کے دوران بڑی مقدار میں جعلی ادویات برآمد کر لی گئیں, جبکہ مختلف کیمیکلز بھی تحویل میں لے لیے گئے ہیں جس سے ادویات بنائی جا رہی تھیں. اپڈیٹ کریں آپ کو. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی جعلی ادویات بنانے والی فیکٹری پر چھاپہ مارا گیا ہے. چھاپہ مارنے کے دوران بڑی مقدار میں جعلی ادویات برآمد ہوئیں, جبکہ مختلف کیمیکلز بھی تحویل میں لے لیے گئے ہیں. سٹی 21 کی خبر پر انتظامیہ حرکت میں آ گئی. کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز میں آپریشن تھیٹر زکو چلانے کے لیے کام تیز ہو چکا ہے. اسپتال کے اسٹور روم میں عرصہ دراز سے پڑے سامان کی تنصیب کا عمل جاری ہے. کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر رفت سلطانہ اور ان کی ٹیم نے چاروں آپریشن تھیٹرز کھلوا کر سامان کا معائنہ کیا. ہمارے نمائندے عرفان عباسی ان کے ساتھ موجود ہیں. مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں. جی عرفان. جی بالکل, یہ اس وقت ہم موجود ہیں کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز کے آپریشن تھیٹر کے اندر, اور یہ وہ تھیٹر ہے کہ جو 15 سال سے بند پڑا تھا, لیکن اچانک سے جو انتظامیہ تھی, یہ 21 کے اوپر جو خبر نشر ہوئی اس کے بعد پھر انتظامیہ نے مزید کوششیں تیز کر دی اور یہ اب فوری طور پر چلانے کے لیے انتظامات کر لیے گئے ہیں. یہاں پر تقریباً جو سامان ہے تھیٹر کے حوالے سے وہ نفذ کیا جا چکا ہے. کچھ ایسی ہیں یا جو اینجیوگرافی کی خراب مشینیں, وہ بھی انشاءاللہ درست حالت میں لانے کے بعد اسے فوری طور پر, یا نہ صرف یہ کہ تھیٹر کے اندر آپریشن کے لیے اسپتال میں مریضوں کو داخل کیا جائے گا, بلکہ یہاں ان کے فوری طور پر اینجیوگرافی کی جائے گی, ان کا بائی پاس کیا جائے گا, ایسا کہنا ہے یہاں کی جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر رفت سلطانہ. ان سے بات کریں گے. یہ بتائیے گا 15 سال کا عرصہ گزر گیا, اتنے عرصے کے اندر یہ کیوں یہ نہیں کھولا گیا تھا اور اب یہ کھولا جا رہا ہے, مزید کتنا وقت درکار ہوگا اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو تھیٹرس ہیں نئے اسٹیٹ آف دا آرٹ تھیٹر ہے, یہ کافی عرصے سے, یعنی جب سے ہاسپٹل بنا ہے جب سے یہ بند تو گئے تھے, لیکن ظاہر ان پہ ورکنگ نہیں ہوئی تھی. ہم لوگ نے اس کے سامان دیکھا, الحمدللہ ہمیں غیبی مدد کے تھرو کافی حد تک سارے سامان خود ہی سے مل گئے, اور اب ہمارے تھیٹر جو ہیں بس فنکشنل ہونے جا رہے ہیں, آلموسٹ فائنل اس میں ہے. مشینوں کی ظاہر بہت دنوں سے بند, جب سے آئی ہیں, جب سے بند 2009 سے مشینیں جو ہیں وہ بند پڑی ہوئی تھیں, تو ان کے ہم نے ٹیسٹ کے طور پر ان کا اسٹارٹ کر دیا ہے, اور ٹیسٹنگ ایک رننگ جو ہے ان کی اسٹارٹ کر دی ہے. وہ جو ہے 5-6 ظاہر ڈائریکٹ پیشنٹ پہ تو نہیں کر سکتے, تو اب ہم نے اس کو یہ کہ 5-6 دن لگیں گے ٹیسٹنگ رننگ میں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہوپ فلی اس ویک کے بعد سے ہم لوگ اپنا ایک آپریشن بالکل فلی فنکشنل ہو جائیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ
जल्दी इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। बहुत तेज़ी से इन थिएटर्स के पर काम किया जा रहा है और ये सिर्फ एक थिएटर नहीं है, बल्कि डॉक्टर साहब का कहना था कि 4 थिएटर हैं और अगर ये चारों के चारों स्टार्ट हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में यहाँ की जो इर्द गिर्द की आबादी उसको बड़ी हद तक फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि प्राइवेटली तौर पर जो लोगों का बहुत ज़्यादा खर्चा होता है वो इन सरकारी अस्पतालों के अंदर नहीं हो सकेगा। जी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सिंध हुकूमत मुतनाज़िया हल्का बंदियों पर बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा सकती, कोई खिलाफ आइन काम नहीं करेंगे। जाम खान चोरो का कहना है कि सिंध को पानी कम देने पर हंगामे फूट पड़े हैं, कराची को पीने का पानी नहीं दे सकेंगे। इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट। सिंध सरकार बल्दियाती इलेक्शन कराने को तैयार, मगर हल्का बंदियों से इनकार। मुर्तज़ा वहाब ने काबीना इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कह दिया कि पार्लियामान के बगैर मर्दमशुमारी पर कोई फैसला कबूल नहीं, मुतनाज़े मर्दमशुमारी पर हल्का बंदियां नहीं करेंगे। जब सूबा सिंध का आईनी कानूनी मौक़िफ़ पाकिस्तान के सबसे बड़े फोरम यानी कि पार्लियामान के सामने पेंडिंग है, तो जब तक पार्लियामान इस हवाले से फैसला नहीं करता तब तक उस मुतनाज़ा सेंसस के ऊपर आप नई हल्का बंदियां नहीं कर सकते। तर्जुमान सिंध हुकूमत का मजीद कहना था कि लाहौर में खवातीन से बदतमीजी के वाक़यात में वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ की जीत हुई, वो अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी करें। लाहौर में वाक़यात हुए हैं वो बड़े अफसोसनाक हैं, रंजीदा करते हैं हमको, हमारे मुआशरे का एक बड़ा अगली पहलू वो उजागर करते हैं। मुझे नहीं पता कि कौन हारा कौन नाकाम हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अपना मौक़िफ़ दिया था ना, शायद वो मौक़िफ़ जीत गया है कुछ लोगों के दरिंदों की निगाह में, जो उस मौक़िफ़ से आप फ़ायदा उठा रहे हैं। सूबाई वज़ीर आबपाशी जाम खान चोरो का कहना था कि सिंध में पानी की कमी से फसलें सूख रही हैं, जिसके बाइस हंगामे फूट पड़े हैं। जाम खान चोरो ने खबरदार किया कि अगर हालात यही रहे तो कराची को पीने का पानी नहीं दे सकेंगे। सूबों से ज़्यादा शार्टेज दी गई है सिंध को, और उस शार्टेज की वजह से हमारे पास पूरा खरीफ का सीज़न डिस्टर्ब हो गया है। हमें बदीन वर्स्ट अफेक्टेड एरियाज जो सिंध के टेल एंड के हैं, बदीन राइट बैंक पे हमारे पास लाड़काना, वारे, सांगड़, ये ऐसे जगह हैं जो वर्स्ट अफेक्टेड हुई थी इसकी वजह से, और हालांकि पूरा सिंध अफेक्टेड हुआ है पानी की शॉर्टेज की वजह से। वजीर आबपाशी सिंध ने वफाक से मुतालबा किया कि सूबे को इसके हिस्से का पूरा पानी दिया जाए जो इसका हक है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नीयत साफ नहीं। MQM ने 3 सालों में पानी का एक कतरा भी इजाफा नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने तनकीदी तीर बरसा दिए। शहर के दौरे के मौका पर मजीद कहा, इरसा हमारे हक पर मुसलसल डाका डाल रहा है। इरसा गैर मुतनाज़ फैसले ना करे, पानी बहरान को इंसाफ के साथ हल किया जाना चाहिए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जब एक पानी का बहरान है तो उस बहरान को इंसाफ के साथ शेयर करना चाहिए ताकि वफाक को कोई मसला ना हो। और हम समझते हैं कि जिस तरीके से इस हुकूमत ने बार बार ये कोशिश की है कि हर मुतनाज़ा इशू को छेड़ के यहाँ के अवाम को तकलीफ़ पहुँचाए, इसमें भी वही हो रहा है। जो ख़तरा हमें नज़र आ रहा है वो ना सिर्फ यहाँ के अवाम की फसल के लिए है, वो तो पूरा पाकिस्तान की मीशत पे असर फिर होता है। और जो पीने का पानी है, इस शहर का पीने का पानी, उसके लिए भी हमारे लिए ख़तरा है कि जिस तरीके से हमें कम पानी दिया गया है, अब मुसलसल उसका खुदा ना खास्ता असर हमारा कैपिटल पे ना हो। तो हम मुतालबा करते हैं इरसा से कि वो किसी का प्रेशर में ना आए और वो गैर मुतनाज़ा फ़ैसला ले, वो फ़ैसले ले जो बराबरी के साथ हो। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल हुसैन नकवी की पहली नमाज जनाजा लाहौर में अदा की गई। नमाज जनाजा में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, सूबाई वज़रा यावर बुखारी, नियासलम इकबाल, फयाजुल हसन चौहान, MNA चौधरी सालिक हुसैन, अली परवेज़ मलिक, ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज, सीनियर सहाफ़ियों नजम सेठी, सुहेल वड़ाइच, मुजीबुर रहमान शामी, जस्टिस मुज़हर अली अकबर नकवी और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल हुसैन नकवी की लाहौर में नमाज जनाजा मॉडल टाउन में उनकी रिहाइशगाह पर अदा की गई। नमाज जनाजा मौलाना गुलाम शब्बीर नसवी ने पढ़ाई। अल्लाहु अकबर। सैयद अफजल हुसैन नकवी की नमाज जनाजा में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, सूबाई वज़रा यावर बुखारी, फयाजुल हसन चौहान, नियासलम इकबाल, MNAs चौधरी सालिक हुसैन,
अली परवेज मलिक, ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज ने शिरकत की। अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा अब्दुका व इब्नु अब्दिका। नमाज जनाजा में जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी, साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड कासिम अली खान, जस्टिस अजहर जावेद घराल, जस्टिस फैसल जमान खान, रहनुमा पाकिस्तान टैक्स बार मोहम्मद मोहसिन विर्क, डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, सेनेटर आजम नज़ीर तारड़, एडिशनल डायरेक्टर पंजाब जुडिशल एकेडमी राना आरिफ अली, बैरिस्टर अहमद परवेज मलिक, मंसूर आबान एडवोकेट, नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच, ख्वाजा अहमद हसान, साबिक लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद, सुहेल ज़ियाबट, MPAs और आला अफसरान समेत सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। सैयद अफजल हुसैन नकवी की नमाज जनाजा में मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। उनकी नमाज जनाजा में सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी, सुहेल वड़ाइच, मुजीबुर रहमान शामी, खावर नईम हाशमी, सलीम बुखारी, मियाँ ताहिर, खुरम कलीम, नवी चौधरी, अहमद वलीद, अरशद अंसारी, जाहिद चौधरी शरीक हुए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल नकवी के अहले खाना को फ़ोन करके मरहूम की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत किया और बुलंद दर्जात की दुआ की। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल हुसैन नकवी को नौशहरा वर्का के इलाके लेल वर्का में सपुर्द खाक कर दिया गया। तदफीन के वक्त हर आंख अश्क बार थी। मरहूम की नमाज जनाजा उनके आबाई इलाके लेल वर्का में भी अदा की गई। नमाज जनाजा मौलाना अरशद आबदी की इमामत में अदा की गई। अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सब कहाँ कुछ लालाओ गुल में नुमायाँ हो गईं, खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गईं। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल हुसैन नकवी को आहों और सिस्कियों में नौशहरा विरका के इलाके लैल विरका में सुपुर्द तुराब कर दिया गया। मरहूम की नमाज जनाजा आबाई इलाके लैल विरका में भी अदा की गई। नमाज जनाजा मौलाना अरशद आबदी ने पढ़ाई। अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। सैयद अफजल हुसैन नकवी की नमाज जनाजा में साबिक लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद, साबिक डिप्टी मेयर लाहौर राव शहाबुद्दीन, ग्रुप लीडर एप्टमा गौहर एजाज और मारूफ ताजर रहनुमा खालिद अंसारी समेत आला अफसरान और सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। सैयद अफजल हुसैन नकवी की तदफीन के मौका पर दिल मगमूम और हर आंख अश्कबार थी। तदफीन के बाद मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और कमिश्नर गुजरांवाला जुल्फ़िकार घुमन की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल हुसैन नकवी एक हमाजहत शख्सियत थे। सहाफ़त के साथ साथ तालीम के फ़रोग़ के लिए भी सरगर्म अमल रहे और फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैयद अफजल हुसैन नकवी एक हमाजहत शख्सियत, जिन्हों की क़यादत में सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की। सिटी न्यूज़ नेटवर्क ने 2008 में सैयद अफजल नकवी की क़यादत में सफ़र का आगाज़ किया था। सैयद अफजल हुसैन नकवी के ज़ेरे साया सिटी 42, 24 न्यूज़, रोही, सिटी 41, UK 44 और रवामा सिटी 21 की बुनियाद रखी गई। उनके चेयरमैनशिप के पूरे अरसे में उनका राबता ग्रास रूट लेवल पर टॉप से लेके नीचे बॉटम तक के जो एम्प्लॉइज थे उनके साथ एक शफीक बाप की हैसियत से उनका किरदार था और वो फर्स्ट नेम बेसिस पर सबसे मुखातिब होते थे। वो एक इंसान की हैसियत से भी उनका बहुत बड़ा है और एक प्रोफेशनल अदारे के सरबराह की हैसियत से भी उनके जो इक़दामात हैं, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको एक तवील अरसे तक याद रखा जाएगा। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि जब तक ये अदारा कायम रहेगा, अल्लाह इसको कायम रखे, उनकी याद जो है वो महव नहीं हो सकती जहनों से। सैयद अफजल हुसैन नकवी मैदान सहाफ़त में खिदमत सर अंजाम देने के साथ साथ तालीम के फ़रोग़ के लिए भी सरगर्म रहे। मीडिया को इंसानियत की खिदमत का जरिया बनाया उन्होंने। सही माना सिटी न्यूज़ नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट था वो बुनियादी तौर पर यही था कि पूरे लाहौर को, फिर पूरे पाकिस्तान को और तमाम इलाकों को साथ लेकर एक फैमिली की सोच में चला जाए और एक अपनायत का एहसास हो, इंसानियत की खिदमत की जाए। और हमारी कोशिश यही होगी कि इस इंसानियत को हम अपनी ताकत बनाएं और सैयद अफजल नकवी साहब के
नक्शे कदम पर चलते हुए बड़े मैं समझता हूँ कि पुरज़म होकर उनका जो नस्बुलैन था उसको पूरा करने की कोशिश करें। सैयद अफजल हुसैन नकवी समाजी रहनुमा थे और हमेशा फलाही कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। सिंध हाई कोर्ट ने निजी तालीमी इदारों की बंदिश से मुतालिक ह्यूमन राइट्स लॉयर्स फोरम की दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी सिंध सेक्रेटरी एजुकेशन को नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख और जस्टिस यूसुफ अली सईद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने ह्यूमन राइट्स लॉयर्स फोरम की निजी स्कूल्स खोलने की दरख्वास्त पर समाअत की है। निजी स्कूल के तलबा और तालिबात और इंचार्ज टास्क फोर्स फरजीन सलीम अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि कोरोना वायरस से तमाम इदारे मुतासर होते हैं, सिर्फ तालीमी इदारे नहीं, लेकिन सिर्फ तालीमी इदारों को बंदिश का सामना है। सिंध में प्राइवेट स्कूल्स को खोलने की इजाज़त दी जाए। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध सेक्रेटरी एजुकेशन को नोटिस जारी करते हुए 15 सितंबर तक जवाब तलब कर लिया। आगे बढ़े आपको बताएं कि कराची के साहिल पर फंसे जहाज़ को 900 मीटर दूर ले जाने की कामयाबी हासिल होने के बाद टग बोट से रस्सा टूटने के बायस जहाज़ एक बार फिर से साहिल पर आकर फंस चुका है। तफसीलात अयाज राना की इस रिपोर्ट में। सी व्यू पर फंसे जहाज को वापस समंदर में धकेलना मुश्किल टास्क बन गया। एक माह की सर तोड़ कोशिशें रायगा जाने लगी। आज हैंगटोंग 77 को 2 रोज की मुसलसल जद्दोजहद के बाद गहरे समंदर में पहुंचाने में थोड़ी कामयाबी हासिल हुई। ऑपरेशन में अयान शिप ब्रेकिंग कंपनी और सी मैक्स कंपनी ने भरपूर किरदार अदा किया। जहाज को जब क्रेन बोट के जरिए समंदर में 900 मीटर दूर तक पहुंचाया गया तो खूब बनाई गई। अयान शिप ब्रेकर के मालिक का कहना है ये अपनी नौयत का अनोखा वाकया है कि हमने साहिल से जहाज को निकाला। हम पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हमने कोई ऐसा जहाज निकाला है जो कि सी व्यू के साहिल पे आके फंस गया था। हमारा ऑपरेशन यहाँ ख़त्म हो चुका और अल्हम्दुलिल्लाह हैंगटोंग अपनी मर्जी की तरफ अपनी मंजिल की तरफ जो है रवा दवा है। ये खुशी थोड़ी ही देर में फीकी पड़ गई जब रस्सा टूटा और जहाज एक बार फिर सी व्यू पर आन खड़ा हुआ। शिपिंग एजेंट कैप्टन आसिम का कहना है हम रस्से को जोड़कर दोबारा कोशिश करेंगे। समंदर में 2 दिन तक हाई टाइड्स हैं। अगर 2 दिन में ये ऑपरेशन कामयाब ना हुआ तो फिर 6 सितंबर तक समंदर में हाई टाइड का इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अयाज राना, सिटी 21। कराची के नालों को तजावुजात से पाक करने के लिए बल्दिया उज़्मा का ऑपरेशन जारी है। शहर के सबसे बड़े नाले पर तजावुजात किस हद तक ख़त्म हो चुके हैं, शहरियों का ऑपरेशन के हवाले से क्या कहना है, जानते हैं नवीद सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। शहर के बरसाती नालों की बहाली का मिशन जारी। गुज्जर नाले पर तजावुजात के खात्मे का ऑपरेशन इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गया। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी के मुताबिक गुज्जर नाले पर कायम 90% से ज्यादा तजावुजात को खत्म कर दिया गया है। मुख्तलिफ यूनिट्स को मेसमार करने के लिए 6 मुकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। 13 किलोमीटर तवील नाले पर ऑपरेशन का आगाज न्यू कराची नाला स्टॉप से हुआ था। इलाका मकीनों ने कार्रवाइयों को खुशाइंद करार दिया है। पानी आ जाता था, पहले कचरा उठाने के लिए गाड़ी नहीं जा सकती थी, अब तो रास्ता बना दिया है, काफ़ी सफाई हुई है। भाई अच्छी बात है कि नाली की सफाई हो रही है, बारिश होगी कि कचरा निकल जाएगा सारा ये और वो ना। कुछ बेहतरी तो आई है इससे कि जो है ना कि नाले वाले बहुत कम भरे हैं, पानी खड़ा हुआ नजर बहुत कम आया है। KMC हुक्काम के मुताबिक नाले की सफाई और चौड़ाई का काम जारी है, जिसके बाद दोनों अतराफ की सड़क भी तामीर की जाएगी। कोरंगी और लांढी जोन में पिछले कई सालों से पानी की बड़ी लाइन से रिसाव बंद ना किया जा सका, जिससे एक तरफ बहते पानी से इलाका तबाहाली का मंजर पेश कर रहा है तो दूसरी जानिब इलाके में पीने के पानी का बहरान सर उठा रहा है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। 1, 2 नहीं 3 साल से जायद गुजर गए मगर लांढी कोरंगी जोन में जेर जमीन पानी की लाइन का रसाव बंद ना हो सका। 9 किलोमीटर की तवील सड़क से जेर जमीन गुजरने वाली 48 इंच कतर की लाइन से हजारों गैलन यौमिया पानी जाया हो रहा है। भाई इससे परेशानी है, पानी यहाँ तकरीबन ये 2-3 साल से बह रहा है मुसलसल। ये एक जगह से निकलता है, दूसरी जगह से कम 13 जगह से ये पानी बह रहा है। मैं आपको दिखा सकता हूँ 13 जगह। पीने का पानी मुस्तकिल बहने से सेक्टर 51C कोरंगी से चकरा गोड तक सड़कें तबाह हो गईं। जगह जगह कीचड़ और गिलाजत के अंबार लग गए। पानी के मुसलसल रसाव का फायदा उठाते हुए बल्दिया कोरंगी के अमले ने कचरा उठाना ही बंद कर दिया, जिसके बायस अवाम दोहरे अजाब में मुब्तला हैं। तो ये हर जगह ये गंदगी है मगर कोई देखने वाला ही नहीं है, ना कोई करने वाला है। खाली यहीं पर ही नहीं हो रहा, पूरे कराची में हो रहा है ये गंदगी का। इससे मच्छर वच्छर ये जो बीमारियां आ रही हैं उल्टी सीधी, ये कचरे की कुंडियां हैं, कचरा भरा।
عبد الحلیم جاگرانی نے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی کا چارج سنبھال لیا۔ بلدیہ غربی کے مرکزی دفتر میں میونسپل کمشنر وسیم مصطفیٰ سومرو نے سینئر افسران کے ہمراہ ملاقات کی اور مبارکباد پیش کی۔ عبد الحلیم جاگرانی کے ایڈمنسٹریٹر غربی کا چارج سنبھالنے کے بعد میونسپل کمشنر وسیم مصطفیٰ سومرو اور دیگر افسران نے ملاقات کر کے مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر افسران نے اپنا تعارف بھی کروایا۔ ایڈمنسٹریٹر عبد الحلیم جاگرانی نے افسران سے خطاب میں کہا کہ ضلع کے عوام کے مسائل حل کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ تمام افسران مستعدی سے کام کریں اور عوام کے تعاون سے ضلع غربی کو مثالی ضلع بنائیں گے۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں سندھ ویمنز کلب T20 ٹورنامنٹ جاری ہے۔ لڑکیاں تاریخی نیشنل سٹیڈیم میں کھیل کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ دیکھتے ہیں محمود ریاض کی رپورٹ۔ یہ مناظر ہیں کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم کے، جہاں سندھ ویمنز کلب T20 کرکٹ ٹورنامنٹ جاری ہے۔ کراچی کی 6 ٹیمیں اس ٹورنامنٹ میں شرکت کر رہی ہیں۔ لڑکیوں کا کہنا ہے نیشنل اسٹیڈیم میں کھیلنا ان کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ خواتین کرکٹرز کو سندھ کرکٹ ایسوسی ایشن کی طرف سے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھانے کا موقع مل رہا ہے، جس کو انہوں نے سراہا۔ بہت اچھا پلیٹ فارم ہے ہمارے لیے، کیونکہ لڑکیوں کے لیے اسپیشلی یہاں پر اتنے ٹورنامنٹس نہیں کرائے جاتے ہیں، تو آنیسٹلی اسپیکنگ دس از اے ریلی گڈ اپرچونیٹی فار آل آر پلیئرس ٹو showcase their talents. It's a good and best experience کیونکہ فرسٹ ٹائم ایک تو ہے اور بہت ہی اچھا ایکسپیرینس لگ رہا ہے، مزہ بہت آ رہا ہے، انجوائے کر رہے ہیں ابھی بیٹھ کے۔ جونیئرز ہیں جو نیولی ہیں ان کو موقع مل رہا ہے اپنے اسکلز دکھانے کے لیے، اور سندھ کا بہت بہت شکریہ۔ ٹورنامنٹ کے دیگر میچز حیدرآباد اور سکھر میں کھیلے جا رہے ہیں۔ ابتدائی راؤنڈ کے بعد اگلے مرحلے کے میچز حیدرآباد کے نیاز اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ خواتین کرکٹرز کے لیے ایسے ایونٹس ان کے ٹیلنٹ کو نکھارنے کے لیے انتہائی ضروری ہیں، تاکہ قومی وومن کرکٹ ٹیم کو زیادہ سے زیادہ ٹیلنٹ مل سکے۔ محمود ریاض، سٹی 21۔ موسم کے حوالے سے بات کی جائے تو گزشتہ 2 دن سے شہر میں جاری گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دن بھر سورج کی آنکھ مچولی کے ساتھ سمندری ہواؤں کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 2 سے 4 دن صبح سویرے اور رات کے اوقات میں گہرے بادل چھائے رہیں گے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بوندا باندی کا بھی امکان ہے، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ صدر مملکت عارف الوی کہتے ہیں کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی بہترین مواقع موجود ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیں سٹی 21۔